नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। चिट्ठियों के इस एपिसोड में इन दिनों मैं आपको नेहरू की चिट्ठियां सुना रहा हूँ, और वो चिट्ठियां जो उन्होंने देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। इस सिलसिले में आज आपको 28 सितंबर 1953 की एक चिट्ठी सुनाता हूँ। नियोजन अब अपरिहार्य हो गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका ने निजी उद्यम के प्रबल समर्थक भी नियोजन को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गए हैं, खासकर अल्प विकसित देशों में। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, किस तरह की नियोजन और इसका अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। अब यह स्वीकार किया जाता है कि सरकारों को तथा कथित पूंजीवादी देशों में भी न केवल नियोजन करना होता है, बल्कि सरकारी कार्यवाहों का विस्तार भी करना होता है। निजी उद्यम राज्य उद्यम द्वारा अधिकाधिक घेरे में आ जाता है, और यहाँ तक कि निजी उद्यम भी राज्य की कार्यवाही द्वारा नियंत्रित और शक्तिशाली रूप से प्रभावित होता है। निजी उद्यम का 19वीं सदी का विचार पूरी तरह से फीका पड़ गया है, और पश्चिमी देशों में सरकारी नियंत्रण की ओर एक नाटकीय बदलाव आया है। विश्व पूंजी बाजार अब अस्तित्व में नहीं है, और विश्व व्यापार को विभिन्न तरीकों से प्रबंधित और नियंत्रित किया जाता है। अगर योजना बनाना अपरिहार्य है, तो हम किसके लिए योजना बनाते हैं? हमारे सामने समाज की कैसी तस्वीर है? इन समस्याओं पर चर्चा करने में बहुत बहस और बहुत जोश खर्च होता है। कुछ लोग खास तौर पर अमेरिका में दुनिया को कम्युनिस्ट और गैर कम्युनिस्ट में बांटना चाहते हैं। यह एक ऐसा सरलीकरण है जिसका राजनीति या अर्थशास्त्र में कोई औचित्य नहीं है। दोनों के बीच कई स्तर हैं। कुछ देशों को छोड़कर समाजवाद का सामान्य दृष्टिकोण स्वीकार किया जाता है। हमारे पास कम्युनिस्ट समाजवाद या सामाजिक लोकतंत्र है, लेकिन कुल मिलाकर दोनों की अंतिम तस्वीर बहुत अलग नहीं है। हालांकि दृष्टिकोण और इस्तेमाल किए गए तरीके निश्चित रूप से अलग हैं। भारत में अधिकांश प्रगतिशील समूह और निश्चित रूप से कांग्रेस पिछले 30 वर्षों या उससे अधिक समय में कमोवेश सटीक शब्दों में समाजवाद की बात करते रहे हैं। हमने भारत की विशेष विशेषताओं और दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इसे सामाजिक लोकतंत्र के संदर्भ में अधिक सोचा है। कांग्रेस राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले एक महान राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में विभिन्न आर्थिक विचारधाराओं वाले विभिन्न समूहों को अपने साथ ले गई, लेकिन प्रमुख दृष्टिकोण और उद्देश्य सामाजिक लोकतंत्र था। इस मामले में भारत में कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी के बीच कोई बुनियादी अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि समाजवादी लोग कट्टर और सिद्धांतवादी होते हैं। वे खुद को एक तरह के मार्क्सवादी कहते हैं, हालांकि वे कम्युनिस्टों के कट्टर विरोधी होते हैं। अंततः अधिक प्रगति सहित किसी भी प्रकार की प्रगति उस प्रगति के लिए लोगों की इच्छा और जिस सामाजिक ढांचे में वे रहते हैं उस पर निर्भर करती है। क्या वो ढांचा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कानूनी आदि ऐसी प्रगति के लिए अनुकूल है या उसमें बाधा डालता है? यूरोप, अमेरिका में भौतिक प्रगति का महान युग तब आया जब धर्म द्वारा प्रोत्साहित पूर्व निर्धारित भाग्य में पुरानी धारणा ने मनुष्यता की अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने और इससे बदलने की शक्ति में विश्वास को प्रतिस्थापित किया। यह आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार था। ऐसी पृष्ठभूमि परिवर्तन और प्रगति में मदद करती है। यदि दूसरी ओर लोग भाग्य में, पूर्व निर्धारण में, हमारी गतिविधियों पर सितारों के प्रभाव में, ज्योतिष और इस तरह की चीज़ों में विश्वास करते हैं, तो स्पष्ट रूप से प्रगति और परिवर्तन की इच्छा नहीं है। वातावरण इसके अनुकूल नहीं है। फिलहाल ज्योतिष के गुणों की निंदा करने में रुचि नहीं रखता हूँ मैं।
चाहे वे कितने भी हों। मैं केवल यह कह रहा हूं कि यह मानसिक दृष्टिकोण ऐसा वातावरण बनाने के लिए अनुकूल नहीं है जो मनुष्यों के सक्रिय रखे और परिवर्तन भी लाए। फिर से हमारे सामान्य जाति दृष्टिकोण पर गोरक्षा को ही ले लो। इन सभी में कुछ गुण हो सकते हैं, लेकिन वे अनिश्चित कारक हैं। जाति समाज को पत्थर बनाती है, श्रम की गतिशीलता और व्यवसायों में परिवर्तन को रोकती है। गोरक्षा विचित्र रूप से गाय की सुरक्षा में कमी की ओर ले जाती है। भारत में मवेशियों की सुरक्षा और मवेशियों की नस्लों में सुधार बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रगति तभी हो सकती है जब हम इसे वैज्ञानिक और रचनात्मक तरीके से अपनाएं, ना कि किसी नकारात्मक और संकीर्ण सोच वाली भावना में। किसी भी राज्य में और ख़ास तौर पर लोकतांत्रिक राज्य में लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से आकर्षित करना महत्वपूर्ण है। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि वे राज्य तंत्र को चलाने के महान उद्यम में भागीदार हैं और वे लाभ और दायित्व दोनों में भागीदार हैं। लोकतंत्र की कसौटी लोगों में ये भावना पैदा करना है। ऐसा माना जाता है कि वयस्क मताधिकार के तहत चुनाव इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त थे। वे कुछ हद तक सफल होते हैं, लेकिन तेजी से बदलते परिदृश्य में निर्धारित अंतराल पर केवल चुनाव से अधिक कुछ आवश्यक है। योजना बनाने में खास तौर पर यह भावना पैदा करनी होती है ताकि लोगों को लगे कि योजना उनके सहयोग से विकसित की गई है और वे इसकी सफलता के लिए जिम्मेदार हैं। यह अपरिहार्य था कि पहले प्रयास में योजना की शुरुआत कहीं शीर्ष पर होनी थी। फिर भी जैसा कि सर्वविदित है, इसमें बहुत अधिक परामर्श हुआ। भविष्य में हमें गांव की सबसे छोटी इकाई को यह महसूस कराने का कोई तरीका विकसित करना चाहिए कि उसकी विशेष समस्याओं के संबंध में उसके परामर्श किया जाता है और इस प्रकार योजना को विकसित करने या उसमें बदलाव करने में मदद मिल रही है। योजना को लागू करने में या और भी अधिक आवश्यक है सरकारी दृष्टिकोण, हालांकि आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है, और इसे गैर सरकारी दृष्टिकोण और सहयोग के व्यापक प्रयास से जोड़ा जाना चाहिए। हमारे पास अब अधिकांश राज्यों में बड़ी संख्या में पंचायतें हैं। अगर इन पंचायतों को योजना और उसके क्रियान्वयन के नेटवर्क में शामिल किया जा सके तो योजना ग्रामीणों के दरवाजे तक पहुंच जाएगी। लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक समानता है। इसका मतलब प्रगतिशील आर्थिक समानता भी है। हमारा घोषित उद्देश्य एक ऐसा समाज विकसित करना है जहां कोई बड़ा मतभेद ना हो और जहां सभी को अवसर मिले। कोई भी निहित स्वार्थ और निहित विशेषाधिकार समाज की ऐसी योजना के साथ फिट नहीं बैठते, और फिर भी हमारा संविधान और उससे भी ज़्यादा हमारी आर्थिक और सामाजिक संरचना और रीति रिवाज कई तरह के विशेषाधिकार और निहित स्वार्थों की रक्षा करते हैं। इतिहास के संदर्भ में उनके लिए कुछ औचित्य हैं, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वे काल बाह्य हैं और लोगों को लगातार परेशान करते हैं। आर्थिक दृष्टि से वे शायद ज़्यादा फर्क न डालें, लेकिन संघर्ष और हताशा का माहौल बनाते हैं और इस तरह हमारे काम के आड़े आते हैं। मुझे कोई संदेह नहीं है कि पुराने विशेषाधिकार के इन अवशेषों को जाना होगा। सवाल यह है कि हम लोगों के रूप में इस समस्या को शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक तरीके से हल करने की समझदारी रखते हैं। धन्यवाद।